नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि नई शिक्षा नीति मात्र भाषाओं में शिक्षा देने के साथ साथ शोध की गई नई दृष्टि से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और इसकी भाषाओं की समृद्ध विरासत से यह राष्ट्र जुड़ा हुआ है। बागड़े रविवार को अहमदाबाद में भाषा साहित्य की शिक्षा और संशोधन स्थिति एवं संभावनाएं पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शैक्षिक विकास के साथ हमें विकसित भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए भाषाओं की संस्कृति से जुड़े शोध पर ध्यान देना जरूरी है। बागड़े ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति ने भाषा और साहित्य की पढ़ाई के लिए संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हर भाषा का अपना साहित्य होता है जो हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि साहित्य और भाषा का संशोधन एक सतत प्रक्रिया है जो भाषा में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। उन्होंने सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और राष्ट्रीयता के सारोकार के लिए मिलकर काम करने की बात कही। और वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रभात की हवा संग मयूर की पुकार, श्रम और सौंदर्य का अनुपम उपहार, सुबह की ताजगी, बसंत का स्पर्श और मयूर की अदा सचमुच मनमोहक दृश्य। इस फोटो के जरिए उन्होंने सुबह के समय की खूबसूरती और बसंत ऋतु के सौंदर्य को साझा किया है। और ये तस्वीरें देखिए कितनी मनमोहक है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह की ये तस्वीर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने इस फोटो को अपने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसके जरिए वो एक खास संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से ये वादी जो है मनमोहक दिख रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह के सौंदर्य को सीएम ने शेयर किया है। मयूर और बसंत का अद्भुत नजारा ये दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुबह की जो ताजगी है, बसंत का जो स्पर्श और मयूर की जो अदा है, सचमुच मनमोहक दृश्य है। और इस फोटो के जरिए उन्होंने सुबह के समय की खूबसूरती और बसंत ऋतु के सौंदर्य को साझा किया है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर किया है और एक सुंदर सा पोस्ट उन्होंने शेयर किया है लिखकर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रभात की हवा संग मयूर की पुकार, श्रम और सौंदर्य का अनुपम उपहार, सुबह की ताजगी, बसंत का स्पर्श और मयूर की अदा सचमुच मनमोहक दृश्य। और इस फोटो के जरिए उन्होंने एक खास संदेश दिया है कि बसंत ऋतु के सौंदर्य को साझा किया है। मयूर और बसंत का यह अद्भुत नजारा जो कि सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत आज टोंक में बीजेपी जिलाध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। इस मौके पर चुनाव प्रभारी हिरेंद्र शर्मा और सह प्रभारी राजकुमार जैन की देखरेख में नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। जिलाध्यक्ष के लिए कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। इसमें 20 नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष और 20 प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस मौके पर वर्तमान जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता, वरिष्ठ नेता संत कुमार और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज केंद्रीय मंत्री भागीरथ के नेतृत्व में चुनाव संपन्न होगा और इसके बाद नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत आज टोंक में देखिए बीजेपी जिलाध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में इस खास मौके पर चुनाव प्रभारी हिरेंद्र शर्मा और सह प्रभारी राजकुमार जैन की देखरेख में नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, जहां जिलाध्यक्ष के लिए कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इसमें 20 नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष और 20 प्रतिनिधि भी शामिल रहे और इस खास मौके पर वर्तमान जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता, वरिष्ठ नेता संत कुमार और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज केंद्रीय मंत्री भागीरथ के नेतृत्व में चुनाव संपन्न होगा और इसके बाद नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। टोंक से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां टोंक में बीजेपी जिलाध्यक्ष का जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है और ये प्रक्रिया देखिए शुरू हो चुकी है। 6 उम्मीदवारों का नामांकन भी किया गया है। जनता पार्टी संगठन पर 2024 को लेकर जिलाध्यक्षों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शाम 5 बजे से प्रारंभ हुई और 1 घंटे के समय के अंदर लगभग 6 नामांकन जिलाध्यक्ष पद के लिए भरे गए। बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में और सभी मंडल अध्यक्ष, नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष, 20 के 20 मंडल अध्यक्ष और 20 प्रतिनिधि
यहां पर उपस्थित रहे। मेरे साथ मेरे चुनाव सह प्रभारी राजकुमार जी जैन और रामचंद्र जी और वर्तमान जिलाध्यक्ष अजीत जी मेहता, संत कुमार जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित थे। इस प्रक्रिया के बाद हम कल जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा, जो हमारे कल भागीरथ जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री पधारेंगे, उनके मध्य उत्साहपूर्ण वातावरण में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नए जिलाध्यक्ष की चुनाव की घोषणा मतलब निर्वाचित होने की घोषणा की जाए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने बताया है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने विकसित भारत चैलेंज नामक एक प्रतियोगिता भी आयोजित की है, जो कि 4 चरणों में होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा महोत्सव और राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम का पुनर्गठन करके इसे विकसित भारत युवा नेता संवाद नाम दिया गया है और इस संवाद के माध्यम से युवाओं को विकसित भारत के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने कहा है कि BBYLT 2025 के तहत देश भर के 30 लाख से अधिक प्रेरित युवा एक साथ आएंगे। इसमें 15 से 29 आयु वर्ग के लगभग 2500 युवाओं को बहुचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है, जो भारत के विकास में योगदान देंगे और इस कार्यक्रम को देश भर के 6 करोड़ से अधिक युवाओं और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देखा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा और इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि भारत भ्रमण, क्विज, विकसित भारत, निबंध प्रतियोगिता, PPT चैलेंज और चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस संवाद के दौरान 3 करोड़ से अधिक लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़े हैं। और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगमों को एक करने की सरकार की पहल को विकास प्रभावित होगा। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को बदलने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने बड़े शहरों में छोटे वार्ड बनाकर ऐतिहासिक विकास किया था और आज भी वो काम कर रही है। खाचरियावास ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में अधिकारियों का ज्यादा असर है और नेताओं का काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि निगमों को एक करने के सरकारी खर्च बढ़ेगा और यह बदलाव बेवजह है। यह निर्णय सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। और बीकानेर के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में जो है जबरन धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छापा मारा और कुछ महिलाओं समेत कई लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बंगला नगर इलाके में एक घर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी और अब आयोजकों ने दरवाजा नहीं खोला तो लोग अंदर घुस गए और झड़प हो गई। पुलिस के अनुसार उन लोगों के तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा से आए धर्म प्रचारक भी शामिल थे, जिनमें 2 फौजी थे और यह गतिविधि एक किराए के मकान में चल रही थी, जहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। कुछ लोग असाध्य रोगों ने पीड़ित थे और स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी से लोग आकर यहां पर आकर जाते थे और कुछ को पैसे का लालच देकर बुलाया गया था। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान जब्त किया है। धर्म परिवर्तन के आरोप में शामिल होना बीकानेर के अंत्योदय नगर, बंगला नगर, इंदिरा कॉलोनी, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी और उदासर जैसे इलाकों के गरीब और ज्यादातर दलित समुदाय के लोग हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीकानेर के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में जबरन धर्म परिवर्तन करने का ये मामला देखिए सामने आया है, जहां पर हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने छापा मारकर और कुछ महिलाओं समेत कई लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि बंगला नगर इलाके में एक घर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन की कोशिश हो रही थी और जब आयोजकों ने दरवाजा नहीं खोला तो लोग अंदर घुस गए और झड़प हो गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार उन लोगों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा से आए धर्म प्रचारक भी शामिल थे, जिनमें 2 फौजी भी थे और ये गतिविधि एक किराए के मकान में चल रही थी, जहां पुरुष, महिलाएं और
और बच्चे मौजूद थे। कुछ लोग असाध्य रोगों से पीड़ित थे। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बाहरी लोग यहां आकर जाते थे और कुछ लोगों को पैसे का लालच देकर बुलाया गया था। और बीकानेर के गंगानगर रोड स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने आज धरना दिया और अपनी नाराजगी जाहिर की। राजस्थान स्टेट रोडवेज पंप्लाइज यूनियन एटक के बैनर तले कर्मचारियों ने विरोध किया, क्योंकि पिछले 4 महीनों से वो बिना किसी अवकाश के लगातार काम कर रहे थे और उनका कहना है कि बस चालक बिना आराम के बस चला रहे हैं, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक थकान हो रही है और ऐसे में कर्मचारियों के तनाव के कारण किसी भी हादसे का खतरा भी बढ़ सकता है। और यूनियन के संभाग अध्यक्ष श्याम दीन भुट्टो ने कहा है कि प्रबंधन को पहले ही इस मुद्दे के बारे में चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन न तो नई भर्ती की जा रही है और न ही कर्मचारियों को छुट्टियां दी जा रही हैं। इस स्थिति से परेशान होकर रोडवेज कर्मचारियों ने आज धरना दिया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से, जहां पर आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों का ये धरना प्रदर्शन है, जहां पर महीनों से लगातार काम कर रहे कर्मचारी, ना उन्हें छुट्टी मिल रही है और कई तरह की दिक्कतें भी हो रही है। ऐसे में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आगे के लिए भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो इसी तरह से आंदोलन वो करते रहेंगे। बीकानेर के गंगा रोड स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर देखिए रोडवेज कर्मचारियों ने आज धरना दिया है, सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। और इस बीच राजस्थान स्टैंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक के बैनर तले कर्मचारियों ने विरोध किया, क्योंकि पिछले 4 महीनों से बिना किसी अवकाश के लगातार काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि बस चालक बिना आराम के बस चला रहे हैं, जिन्होंने मानसिक और शारीरिक थकान हो रही है। धरना इसलिए लगाया गया है कि पिछले 4 माह से हमारे कर्मचारियों को यह शोषण किया जा रहा है और इन्होंने 1 महीने के लिए हम लोगों से ये वादा किया था कि भाई 1 महीना हमारा सहयोग कर दो, जब तक हम कोई ना कोई कर्मचारी ले लेंगे। मगर इन्होंने आज 4था महीना 5वां महीना चल रहा है और 5 महीने में कर्मचारियों को 7-7, 6-6 चक्कर डबल ड्यूटी के क्रू में सिंगल ड्राइवर को चला के और 1 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। प्रशासन ने इतनी हठधर्मी कर ली है कि कर्मचारियों को मारने तक तुल गए। कल को कोई दुर्घटना हो गई या कुछ और हो गया तो कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें बार बार नोटिस करवा दिया इनको, फिर भी प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है और ना ही सुनने को तैयार है। चाहे बीमार हो जाए, चाहे घर में कोई मर जाए, मैं ये छुट्टी नहीं देते, कर्मचारी नाम गाड़ी कटेल कर देते हैं। इसलिए हमने ये ज्ञापन पहले भी दिया था प्रशासन को, उन्होंने नहीं सुना, तब हमने जाके धरने का नोटिस दिया है। 3 तारीख को हमने धरने का नोटिस दे दिया था, मगर आज तक किसी सकारात्मक का कोई। और बीकानेर के धोबी तलाई क्षेत्र में सीवरेज खुदाई के दौरान कई मकान क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिस इलाके में डर का माहौल बन गया है। लोगों का कहना है कि सीवरेज के काम के चलते कई मकानों में दरारें आ गई हैं और उनके गिरने का खतरा बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि कंपनी के ठेकेदार और श्रमिकों को इस बारे में कई बार चेतावनी भी दी गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय प्रशासन के उच्च अधिकारी भी इस मामले में सुनवाई नहीं कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने मौके का मुआयना नहीं किया, जिससे कि लोग मकानों को हो रहे नुकसान और अन्य समस्याओं के बारे में अधिकारियों को सही से बता नहीं पा रहे हैं। और देखिए बीकानेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीवरेज कार्य में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। मकानों में भी दरारें आ गई हैं और ऐसे में अधिकारियों ने देखिए कोई भी मुआयना नहीं लिया है। प्रशासन पर अनदेखी का यह आरोप लगाया जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे जहां बीकानेर के धोबी तलाई क्षेत्र में सीवरेज खुदाई के दौरान कई मकान क्षतिग्रस्त हो गया और जिससे कि इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सीवरेज के काम के चलते कई मकानों में दरारें आ गई हैं और उसके गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। लोगों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के ठेकेदार और श्रमिकों को इस बारे में कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारी भी इस मामले में सुनवाई नहीं कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने मौके का मुआयना नहीं किया, जिससे लोग मकानों को हो रहे नुकसान और अन्य समस्याओं के बारे में अधिकारियों को सही से बता नहीं पा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीवरेज के कार्यों में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। मकानों में दरारें आ गई हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां कोई भी अधिकारियों ने इसका मौका मुआयना नहीं किया है। प्रशासन पर भी अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। ये देखो, एक तो सिविल इन्होंने बिना पूछे किसी से परमिशन नहीं ली, यहाँ खड्डा खोद दिया, यहाँ मकानों की स्थिति देने की काबिल है।
यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, छोटे छोटे अधिकारी आ रहे, कोई बड़ा अधिकारी कमिश्नर कोई भी नहीं आया यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, 5 दिन से परेशान हो रहे हैं, अभी तक इनका कोई हल नहीं निकला इनका। और ये मकान हमारे यहाँ गिरने की संभावना हो रखी है। हम काम धंधा छोड़कर हम यहाँ बैठे, दिन भर से यहाँ बैठे रहते हैं, कई दिनों से परेशान है यहाँ से। ठीक है ना, कोई अधिकारी बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम पूरे मोहल्ले वाले वहाँ जाकर यहाँ पूरी स्थिति देख लो, आप मुआयना करो पूरे अधिकारियों से, और कलेक्टर को बुलाओ। यहाँ मकान का कौन मुआवजा भरेगा? हमारा अगर मकान अगर ढह गया है तो उसका कौन हर्जाना भरेगा? कोई लिखित में नहीं है हमारे पास ये, इसका यहाँ लिखित प्रमाण दो, मकान ढह गए तो उसकी हमारी सुविधा कराई जाएगी। हमारे यहाँ देखो सुरेश जी, महंगा मकान है, क्या स्थिति हो रखी है, यहाँ पूरे खड्डे हो रखे हैं, पूरे अंदर के अंदर खड्डे हो रखे हैं, मकान जमीनें धस रही है। हनुमानगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित 7 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव एक्लिप्स 2.0 का समापन धूमधाम से हुआ। अंतिम दिन की मुख्य प्रस्तुति डीजे नाइट रही, जिसकी घोषणा सांस्कृतिक समिति के समन्वयक डॉक्टर अनुश्री वर्मा और डॉक्टर निकिता अग्रवाल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई और इसके बाद गणेश वंदना, लोक नृत्य, रंगीली राजस्थान गायिका महिमा मीना का संगीत और फैशन शो के दर्शकों का दिल जीता। जूनियर्स और सीनियर्स के संगीत और नृत्य प्रदर्शन में कार्यक्रम को जीवंतता भरी। समापन समारोह में डॉक्टर रवि और डॉक्टर मुकेश के शायरों ने कार्यक्रम को साहित्यिक रूप संजाया और जबकि डीजे नाइट पर सभी ने संगीत के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया और यादगार विदाई दी। और जयपुर व्यापार संघ के देखरेख में राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील सिंघी, अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड भारत सरकार, और विशिष्ट अतिथि के रूप में जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा ने भाग लिया। सांसद मंजू शर्मा ने व्यापारियों से केंद्रीय बजट पर चर्चा की और व्यापार से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर विचार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है और व्यापारिक विकास से ही शहरों और प्रदेश का विकास संभव है। सांसद ने कहा कि केंद्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री करने के माध्यम से वर्ग को लाभ होगा और उनका खर्च बढ़ेगा, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन और युवाओं के लिए स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना से रोजगार और अवसर बढ़ेंगे। और वहीं रविवार को बगरू विधानसभा क्षेत्र के निमेड़ा स्थित सेंट विलियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस मौके पर डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बोर्ड परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरणादायक संबोधन दिया और उन्हें समाज कल्याण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है और विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। जहां कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा का स्वागत किया और उनके मार्गदर्शन में लिए आभार व्यक्त किए, जहां पर उन्होंने बताया है कि ऐसे प्रेरणादायक मार्गदर्शन से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें अतिथियों और अभिभावकों ने सराहा। और बीकानेर के छतरगढ़ जो है रविवार रात को एक बायोमास गैस प्लांट में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक हो गई कि वहां रखी हजारों क्विंटल पराली जलकर खाक हो गई। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन अगर गैस सिलेंडर तक पहुंच जाती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। आग को बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी दिखी। मौके पर न तो दमकल की गाड़ियां थी और न ही पानी, जिससे कि प्रशासन और अधिकारी बेबस नजर आए। हालांकि सीओ सर्किल अमरजीत चावला, तहसीलदार विवेक चौधरी और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। कुछ ग्रामीणों ने मदद करते हुए प्लांट के अंदर रखे गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाला और वहां सो रहे मजदूरों को भी बाहर निकाला। और आज के निवास पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने सिरोही सहकारी संघ की ओर से
प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकार रथ कैलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर जिला सहकार संघ के अध्यक्ष प्रकाश आर्य ने मंत्री को सिरोही जिले में संघ की तरफ से की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और वर्ष और सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत की जा रही गतिविधियों को जमीनी स्तर पर मजबूती से क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने सहकारिता में सुशासन और पारदर्शिता को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं राजस्थान राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदर सिंह, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेर और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के अलावा मुख्य सचिव भास्कर और सावंत ने कहा है कि विभाग का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है ताकि जल जनित बीमारियां न हो सके और इसके लिए जल नमूनों की अधिक जांच जरूरी है। उन्होंने प्रयोगशालाओं का NABL प्रमाणीकरण कराने के लिए जल नमूनों के टेस्ट रिजल्ट जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने 120 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं में से 100 में से मल्टीपल पैरामीटर एनालाइजर लगाने और इन प्रयोगशालाओं के लिए मैन पावर की व्यवस्था करने की बात कही। जल जीवन मिशन के निदेशक कमर उल जमान चौधरी ने जल गुणवत्ता की स्थिति और NABL प्रमाणीकरण के कार्यों पर चर्चा की। यूनिसेफ और इनरेम के प्रतिनिधियों ने जल सुरक्षा को संबंधित कार्यों की जानकारी दी। और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मुकेश जाट और मोहन सैनी को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी नकली नोट छापकर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2,17,700 रुपए की भारतीय जाली मुद्रा, प्रिंटर और स्याही बरामद की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश MN ने बताया है कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर उप निरीक्षक योगेश यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। टीम को जानकारी मिली थी कि जयपुर शहर में कुछ लोग नकली नोट छापकर सप्लाई कर रहे हैं। सूचना संकलन के बाद झोटवाड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन कार्रवाई में ASI शंकर दयाल, हेड कांस्टेबल कमल सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों की विशेष भूमिका रही। आरोपियों के खिलाफ थाना झोटवाड़ा में मुकदमा दर्ज कर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक माह सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि अवैध कंटों को बंद करने के लिए बाद यदि कोई भी उन्हें दोबारा खोलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। इसके अलावा साइन बोर्ड लगाने एवं व्हाइट लाइन के कार्यों को फरवरी माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ब्लैक स्पॉट मॉडल बोर्ड आदि को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। परिवहन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है कि 16 से 28 जनवरी तक जिले में 8 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिससे कि 456 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया है कि गुड सैमरिटन योजना के तहत जिले में 8 भले लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने विद्यालय वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के लिए निर्देश देते हुए कहा है कि फरवरी माह में सभी बाल वाहिनियों की फिटनेस चेक की जाए। इसके साथ ही सड़कों के किनारे झाड़ियों की सफाई, ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण एवं वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए हैं। तो वही बैठक में संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता शिषपाल चौधरी सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या